बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयोध्या में राम जन्मभूमि तनाज़े में मुस्लिम फरीक के वकील रह चुके सीनियर एडवोकेट राजीव धवन को केस से हटा दिया गया है। राजीव धवन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे यह बताया गया कि मुझे केस से हटा दिया गया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजीव धवन का कहना है कि यह बिल्कुल बकवास बात है। इस बीच राजीव धवन की हिमायत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उतर आया। अब ट्विस्ट देखिए, इस बीच राजीव धवन की हिमायत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उतर आया है। बोर्ड ने कहा है कि हम सीनियर वकील राजीव धवन के मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं उनकी बेहतरीन काविशों के लिए, और हमें उम्मीद है कि हमारी रिव्यू पिटीशन दायर होने पर वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे। मतलब देखिए, दोनों तंजीमें रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रही हैं, एक कर चुकी है, एक करने वाली है, और वकील को लेकर के एक तरह से दो अलग अलग नजरियात। बोर्ड के तर्जुमान सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि राजीव धवन हमेशा इंसाफ और कौमी यकजहती की अलामत रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अदालती फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाली दो बड़ी तंजीमों में वकील को लेकर एक राय नहीं है, तो कौम के किसी मसले पर कैसे ये लोग मुत्तहिद होंगे? और इस केस की वकालत से वाबस्ता तंजीमें कितनी संजीदा हैं, यह भी साफ नजर आता है। क्या यह हर दिन नहीं जाहिर हो रहा है? यह है इनकी राय आम्मा की हकीकत, जो ये लोग बताते हैं कि हमारे साथ तो मिल्लत है, हमारे साथ तो हर खास व आम मुसलमान है। आम मुसलमान तो यही जानता है कि केस में आखिरी फेज में राजीव धवन ने दलील पेश की, और यहां पर जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी का रद्द-ए-अमल है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको अभी सुनवाऊंगा। उनका रद्द-ए-अमल है कि मेरी राजीव धवन से कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई। जब मुवक्किल और वकील ने एक दूसरे को देखा नहीं, तो केस को लेकर उनकी संजीदगी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे लड़ा गया था बाबरी मस्जिद का केस। यह क्या खेल चल रहा है? कितना बेवकूफ आप बनाएंगे? यह बड़ा सवाल है। मैं आपको एक एक करके जरा बातें सुनवाता हूं। राजीव धवन साहब को भी सुनिए आप, और हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौकिफ भी जाना है, और उनके जो देख रहे हैं ज़फ़रयाब जिलानी साहब, पहले उनको सुनिए, दोनों को सुनिए। अब जरा मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन को हटाए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ज़फ़रयाब जिलानी साहब की बात सुन लीजिए। हालांकि उन्होंने अफसोस जाहिर किया और कहा कि राजीव धवन अयोध्या केस के वकील बने रहेंगे। ज़फ़रयाब जिलानी से भी हमारे नुमाइंदे शोएब रज़ा ने बात की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज मीटिंग भी हुई, एक दो दिन में रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी, लेकिन राजीव धवन का जो मामला है उसको लेकर हम बात करेंगे। जफर साहब, इससे क्या फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में फूट पड़ रही है, जमीयत एक तरफ है, बोर्ड एक तरफ है, क्या चीज? आपको शायद मालूम नहीं, जमीयतुल उलमा हिंद जो अरशद मदनी साहब, उन 2010 में भी उन्होंने सेपरेट अपील फाइल की थी और बोर्ड के सदर से ये इजाजत ले ली थी कि इसकी पैरवी हम करेंगे, और उस वक्त भी उन्होंने जल्दी सबसे पहले फाइल की थी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं था, बोर्ड में कोई फूट नहीं है, बोर्ड में वो भी शामिल हैं। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि धवन साहब ने सबको रिप्रेजेंट किया था। अब धवन साहब उनको रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो हमें नहीं पता। हम लोग अपनी तरफ से कह चुके हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड की सारी अपीलें जो रिव्यूज जो हैं उसको हम धवन साहब की क़यादत में, उनकी स्टीवर्डशिप में चाहेंगे कि हो। अब उनसे बात लेना, उनसे बात करना जी। जो बातें आज मीडिया में सामने आई उनकी, तो वो बड़े सख्त है कि ठीक है, हमसे मनाएंगे, हमसे उनकी कोई नाराजगी नहीं है। बोर्ड का उन पर भरोसा है और उनकी भी बोर्ड से कोई नाराजगी नहीं है। उनकी वजह से जो उनके सख्ती है, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको परसुएट करने की कि भाई हमसे कोई गलती नहीं हुई है, जो कुछ गलती हुई है या मकबूल साहब या उनके क्लाइंट से हुई है, तो बाकी कम्युनिटी उन पर भरोसा कर रही है। तो हमें उम्मीद है कि वो कम्युनिटी को कब आप करने जा रहे हैं, कल या परसों? उम्मीद है जल्दी बात करेंगे। एक बात ये कही है जी कि वो इस केस से, बाबरी मस्जिद के केस से नहीं हट रहे हैं। ये कह दिया उन्होंने। हाँ, बात हो गई आप लोगों जी। ये बात उन्होंने कही है, ऑफिशियल कही है। जो कल या परसों में जो भी पिटीशन दाखिल रिव्यू होगी वो उन्हीं के जरिए होगी आप लोगों की? हाँ, इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि वो सेटल वो करें इसको। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये अहम मीटिंग हुई। हालांकि वो तारीख नहीं बता रहे हैं कि कल या परसों, लेकिन इसी हफ्ते, क्योंकि आखिरी हफ्ता है ये पिटीशन दाखिल करने का, तो रिव्यू पिटीशन इसी हफ्ते दाखिल हो जाएगी। और बोर्ड का यह कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि उनकी रिव्यू पिटीशन राजीव धवन ही फाइल करे। कैमरामैन बलवंत के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा। ये क्या चल रहा है? ये क्या खेल हो रहा है? समझ से परे है। आपने अभी राजीव धवन को सुना, आपने पर्सनल लॉ बोर्ड का मौकिफ भी जान लिया, और अब
जमीयत सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को भी जरा सुन लीजिए। मदनी साहब कहते हैं कि उन्होंने आज तक ना तो धवन साहब की सूरत देखी, ना ही मुलाकात की। अब आप मुकदमे की अहमियत देखिए, जमीयत की संजीदगी देखिए और बाबरी पर हो रही सियासत को समझिए। पहले सुनिए आप जी सलाम से अरशद मदनी की फोन पर बातचीत। राजीव धवन साहब की सूरत देखी है, न हमारा उनसे कभी कोई मुलाकात हुई है, यहाँ तक कि हमारी कभी टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई। हमारे और उनके दरमियान में एजाज मकबूल साहब जो हमारे ये एडवोकेट एंड रिकॉर्ड हैं वो ही हैं जी। उन्होंने जो कह दिया हमने इतनी बात आपके सामने बयान कर दी। कल क्योंकि आपने ये बोला था ना हजरत की दांतों का ऑपरेशन शायद हुआ है उनका, ये तकलीफ है, ऑपरेशन हुआ क्या हुआ लेकिन ये बात मुझे आप उन्हीं से पूछिए, मकबूल साहब से। मकबूल साहब से वो बताएंगे। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मैंने उनकी सूरत कभी देखी है। और जो एजाज मकबूल साहब है ये हाई कोर्ट मतलब पहले से ही जमीयत के वकील है। हाँ। हम तो राजीव धवन साहब के एहसानमंद हैं। जी। उन्होंने जिस तरीके से तैयारी की, जब मैं पहले भी कितने इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि हमारे वकील राजीव धवन साहब ने बेहतरीन बहस की है, आज भी ये बात है। कितना बेवकूफ बनाएंगे। लिल्लाह, रिव्यू पिटीशन वापस ले लीजिए, आपकी पोल खुल चुकी है। जी हां, देख रहा है सारा जमाना, सारी दुनिया। ये है वो तंजीमें जो मुसलमानों के नाम को लेकर अगवा बनती हैं और कहती हैं कि राय आम्मा हमारे साथ है, मिल्लत हमारे साथ है। मैंने ज़फ़रयाब जिलानी से भी कुछ दिनों पहले फोन पर बात की तो उन्होंने कहा था कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे साथ लोग हैं, उलमा हजरात हैं, वही नुमाइंदगी करते हैं। कमाल है, आपने किससे पूछा? मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा घूमेगी आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला सवाल है कि बाबरी मस्जिद केस की वकालत से वाबस्ता तंजीमें कितनी संजीदा हैं? क्या यह हर दिन जाहिर नहीं हो रहा है? इस पर बात करने की जरूरत है। दूसरा सवाल, रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाले इदारों के पास राय आम्मा की हकीकत क्या सामने नहीं आ गई? इस पर भी हम बात करेंगे। ये आपके पास राय आम्मा है, आप एक वकील पर अपनी राय नहीं बना पा रहे हैं और दावा करते हैं कि मिल्लत आपके साथ है। क्या रिव्यू पिटीशन को, तीसरा सवाल सुनिए, क्या रिव्यू पिटीशन को लेकर जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं? चौथा सवाल देखिए, क्या यह जरूरी नहीं था कि रिव्यू पिटीशन से पहले मुल्की सतह पर मिल्लते मुस्लिमा का इजलास मुनक्किद होता, उनसे बात होती? आपको याद होगा फैसले से पहले आरएसएस ने, आपने देखा होगा कितनी संजीदगी दिखाई थी, तमाम मुस्लिम तंजीमों को, जमीयत भी गई थी, दूसरे लोग भी गए थे, सबको बैठा बैठा कर कितनी सारी मीटिंग हुई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग भी थे और भी तंजीमें थी मुसलमानों की, सारे लोग बैठते थे, आरएसएस के लोग उनसे बात करते थे, कृष्ण गोपाल जी बैठते थे और तमाम मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान बैठते थे कि कैसे हमें फैसले के बाद को हालात को संभालना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन आपने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से पहले क्या तंजीमों की राय ली? आपने ये एहसास किया, करने की कोशिश की कि उम्मत आपके साथ है, मिल्लत आपके साथ है? ये क्या मजाक आप लोग कर रहे हैं मिल्लत के साथ और मिल्लत की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। पांचवा सवाल, बाबरी मस्जिद पर जब मुसलमानों के 2 बड़े इदारे मुत्तहिद नहीं हैं तो कौम किसी मसले पर कैसे मुत्तहिद होगी? ये एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के साथ अपनी बातचीत की शुरुआत में करना चाहता हूं। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ है, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है संजय के चड्डा साहब, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और आइन के बड़े जानकार हैं। एक वकील को हटाया गया है, जैसा कि वकील साहब खुद कह रहे हैं, इसलिए मैंने संजय चड्डा साहब को बुलाया है। वकील साहब ने खुद कहा है कि मुझे हटाया गया है। मेरे साथ फिरोज बख्श साहब हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हैं। बख्श साहब एक बड़े स्कॉलर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी के रूप में जाने जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद इम्तियाज साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। और पीके जैन साहब भी हमारे साथ हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर आप जाने जाते हैं। जैन साहब आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर बाद मेरे साथ एक और मेहमान होंगे, उनका तारुफ मैं आपसे करवाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक वकील के तौर पर संजय के चड्डा साहब,
राजीव धवन साहब के एहसासात को, उनके जज्बात को आप किस तरह से समझ पाएंगे ऐसे वक्त में, जबकि उन्होंने इतना लंबा इस केस को लड़ा, उनके ऊपर भी तमाम बातें आई। और खास तौर से एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि वो हिंदू मुस्लिम यकजहती की एक मिसाल है, और दूसरी तरफ एक समाज, बहुसंख्यक समाज की तरफ से, वो तो एक वकील थे, लेकिन बहुसंख्यक समाज की तरफ से भी कई सवाल उन पर उठाए गए। तो कैसे देखते हैं? और बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा कि हमें बताया जाता है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद मामले का मौकिफ रखा ऑनरेबल कोर्ट के सामने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जो पूरा केस है शुरुआत से आखिर तक सुप्रीम कोर्ट के आगे और बहुत बेहतरीन पॉइंट वाइज चलते हुए उन्होंने पेश किया था, और इससे दोनों और जितनी भी तंजीमें जुड़ी हुई थी जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उनकी हर एक मौके पे बहुत 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 तारीफ करी। देखिए, ये बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये क्लाइंट का अपना प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस वकील को रखें और किसको नहीं रखें। लेकिन जब एक मुकदमा, और इतना बड़ा मुकदमा और इतनी सबसे बड़ी कोर्ट का मुकदमा, और कितने दिन, आपको याद होगा कितने दिन लगातार 40 और 3 43 दिन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 43 डेज की रेगुलर हियरिंग हुई थी, और इससे पहले भी काफी हियरिंग्स हुई थी। उन तब डे टू डे हियरिंग हो रही थी, बिल्कुल कोई और काम ही नहीं हो रहा था, पूरा पूरा दिन वो हियरिंग्स चल रही थी। तो एक आदमी, एक वकील में पर्सनल तौर पे आपने जैसा सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं, वो केस से जुड़ जाता है, लगाव हो जाता है। और यहां पे खास तौर से आपने देखा राजीव धवन साहब बहुत उस तरीके से दुखी होकर ये फरमा रहे थे कि उन्होंने रिवीजन पिटीशन तैयार करी, उसको सेटल कर रहे थे, तब ये जो एजाज मकबूल साहब हैं, जो जमीयत की तरफ से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने इस चीज की उनको बताया कि उनको हटा दिया गया है। तो निश्चित तौर पे किसी भी आदमी को, किसी भी वकील को, ये बड़ा ही एक नेचुरल चीज है। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, एक वकील के तौर पर आप कैसा महसूस करेंगे अगर इस तरह के हालात हो, जैसा कि वो महसूस करेंगे। फिरोज बख्श साहब, बाबरी मस्जिद केस की वकालत से वाबस्ता तंजीमें कितनी संजीदा हैं, ये ऐसा नहीं लगता कि हर दिन जाहिर हो रहा है? देखिए इमरान साहब, शुरू में आपने बहुत अच्छा एक असेसमेंट दिया कि ये लोग जो कि कहते हैं कि 99% मुसलमान हमारे साथ है, कौम हमारे साथ है, ये एक वकील के ऊपर एक नहीं कर सके। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो तंजीमें हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलेमाए हिंद हो, या और भी कई तंजीमें हैं ऑल ओवर इंडिया हैं, ये तंजीमें इस्लाम का और मुसलमानों का मजाक बनवा रही हैं, और कुछ नहीं है। जग हंसाई हो रही है, लोग हंस रहे हैं। और रही बात रिव्यू पिटीशन की, तो ये क्या मजाक, क्या माहौलबाजी है? रिव्यू पिटीशन में क्या है क्या नहीं है? अभी बिल्कुल सही बात कही हमारे दोस्त चड्डा साहब ने, ये रिव्यू पिटीशन कुछ नहीं है। इसमें क्या होगा, इसका फॉल आउट में बता दूं क्या होगा। मुझे इस बात का डर है, अगर ये रिव्यू पिटीशन ज़रा लंबी चल गई ना, देयर कैन बी अ हिंदू बैकलैश। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे बचना चाहिए। और जो रिव्यू पिटीशन है, इससे होने वाला कुछ नहीं है। रिव्यू में जाएगी, 1 जज बेंच में जाएगी, मतलब एक जज इसको देखेंगे और उसको वो अपहोल्ड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आमतौर से जो डिसीजंस हैं, आमतौर से, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये इन्होंने मुसलमानों का मजाक बना रखा है। और जो असली मसले हैं मुसलमानों की, अच्छी तालीम है, सेहत है, उनके इलाकों में आप देखिए कि थाने ज़्यादा होते हैं, स्कूल और डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स कम होते हैं। इन चीज़ों पे कोई तवज्जो नहीं देता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है, ट्रिपल तलाक का एक कानून बना दिया सरकार ने, उसको बड़ी मतलब मुश्किल से बनने दिया। मतलब जहाँ कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ है, ये लोग आड़े आ जाते हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े बड़े नाम हैं, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ उन लोगों के आगे, लेकिन जो काम ये कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात यह, जिस तरीके से ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी ये लोग बात करते हैं, कहते हैं कि 99% मुसलमान हमारे साथ है, बिल्कुल गलत है। मुसलमान इनके साथ नहीं है। अगर 99% मुसलमान इनके साथ होता तो उस दिन, जिस दिन एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 9 नवंबर 2019 को, जब सारे इनके पर्सनल लॉ बोर्ड वाले वकील और जो दूसरे इनके और वकील हैं जिनकी आपने जिक्र किया है, दुकानें बंद हो गई थी, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनके मुसलमान इनके साथ नहीं है। मुसलमान इस जजमेंट से खुश है और उसे वो जानता है कि बहुत ही इंसाफ वाला जजमेंट हुआ है। सर, मैं आपके पास इम्तियाज साहब, मोहम्मद इम्तियाज साहब,
रिव्यू पिटीशन, आप तो लोगों के बीच में काम करते हैं, एक सामाजिक कारकुन के तौर पर भी आपकी छवि है, रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाले इदारों के पास राय आमा की हकीकत क्या इस तरह की बातों से सामने नहीं आ गई है, जो कि बड़ा दावा करते हैं कि हमारे साथ तो कौम है, ये तो कौम का मौकिफ है, ये तो उनकी राय है, हम तो सिर्फ नुमाइंदे हैं, ये इस तरह की बातें, ये मैं देख रहा हूं 9 तारीख के बाद से ये बार बार ये बातें कर रहे हैं। जफर याब जिलानी साहब ने जी सलाम पर हमसे बात करते हुए कहा था, हमें किसी से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लोगों के नुमाइंदे हैं और हमें पता है लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया इमरान साहब। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जहां तक मुझको लगता है कि काम करने के लिए तौर तरीके जो हैं, उस तमाम चीज़ें यहाँ पे अजीब कशमकश में फंसी हुई है। ये जो मुद्दा है, सच्चाई है कि इस मुद्दे में लोग बेकार फंस रहे हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझको लगता है कि अवाम उसको कबूल दिल से कर रही है, और ये जो हमारे उलमाए किराम है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो तंजीमें हमारी जो इसके अगेंस्ट अपील करने की बात कर रही हैं, इसके अगेंस्ट जा रही हैं, मैं उन तमाम लोगों से अपील करूंगा एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कि ये स्कूल पे काम करें, ये सेहत पे काम करें। बहुत अगर मुसलमानों के हक में बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो, तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की तालीम पे काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तालीम पे अगर काम करेंगे तभी मुसलमानों का फलाह होगा। यकीनन इस बात को मानना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद बहरहाल मुसलमानों का के जज्बात से जुड़ी हुई चीज़ थी, ये सच्चाई है, लेकिन मुल्क के कानून कवानीन जो है, मुल्क के कोर्ट, ये हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे मुल्क के जो कायदे कानून है उसका भी एहतराम हमारी जिम्मेदारी है। अब रही बात जो दिल से जज्बाती लगाओ, एक मस्जिद अल्लाह का घर है और फितरतन होना चाहिए, लेकिन उसके तमाम चीज़ों के बावजूद एक हुकूमत के आईन है, कानून है, उस कानून के नुक्ता नज़र को अगर देखें तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, सबूत नहीं मिला ना सर कि राय आम्मा है जो ये बात करते हैं, या ये इनकी ज़बानी राय आम्मा है, ये क्या है, इसको कैसे देखते हैं? मैं वही कह रहा था मैं आपसे कि राय अम्मा, मुझको नहीं लगता है कि राय अम्मा, आपने एक बात कही कि इनको चाहिए कि जो मुसलमान हिंद हैं उसका एक बड़ा इजलास करे वो, और इजलास करके उनसे पूछें, तब एक आम राय अगर होगी और रिव्यू पिटीशन की, तो मुझको लगता है करना चाहिए। लेकिन मेरा दिल, जहां तक मैं खुद एक मुसलमान हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं, लोगों के बीच जाता हूं, मुझको लगता है कि रिव्यू पिटीशन में नहीं जाना चाहिए, कोर्ट के फैसले की कदर करनी चाहिए, और ये हम लोग तो कर ही रहे हैं। मैं उन उलमाए कराम या हमारे जो मजहबी जो ठेकेदार ही कह लें, जो ठेकेदार हैं इस किस्म के काम को कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो फील्ड में आकर के सिर्फ और सिर्फ तालीम की बात करें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है, उस रिपोर्ट को पढ़ें, वो रिपोर्ट क्या कह रही है। असल में हमें तालीम पे काम करने की जरूरत है, हमें इकोनॉमी पे काम करने की जरूरत है, वो सब हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो नहीं करेंगे, बल्कि ये बताएंगे कि देखिए, एक वकील को हमने हटाया, जैन साहब, प्रदीप जैन साहब, और वकील का चेहरा हमने तो आज तक देखा ही नहीं था। अरशद मदनी साहब कह रहे हैं 2 गुट हैं जमीयत के, मैं बता दूं, महमूद मदनी ग्रुप और मौलाना अरशद मदनी ग्रुप। अरशद मदनी ग्रुप ने ये रिव्यू पिटीशन डाली है और अरशद मदनी साहब के ग्रुप ने ही हटाया है, उनकी तरफ से हटवाया गया है राजीव धवन साहब को। और अरशद मदनी साहब का भी कहना, आप सोचिए, पेश रहे हैं इस पूरे मामले में और कहते हैं कि आज तक बाबरी मस्जिद मामले के वकील से वो मिले नहीं। ये गजब हो गया, ये कैसा धोखा है, ये किस तरह से बेवकूफ बनाने की मिल्लत को साजिश है, हमारी समझ से तो बाहर है। मैं इसको पूरे केस को, अगर हम अयोध्या के मसले को देखें, तो मैं इसको 2-3 तरह से अलग अलग देखना चाहता हूं। अब जो ये कवायद चल रही है कि भाई ये रिव्यू पिटीशन डाली जाए, वहां जाया जाए, देखा जाए क्या रहता है, ये एक फेस सेविंग है, पहली बात। दूसरी बात, जो जफर साहब की अपनी एक दुकान चल रही थी गिलानी साहब की, अब वो बंद होने के कागार पे है, तो किसी तरह वो उसको पुनर्जीवित करने के मुद्दे पे हैं कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जीवित रखा जाए और 2-4 साल 5 साल और आगे खिंच जाए। और जो आप ये राय अम्मा की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से मुस्लिम भाई उनके साथ हैं। अब मैं 9 नवंबर के इस केस के जजमेंट वाले दिन आता हूं कि जब ये जजमेंट 11 बजे सुनाया जा रहा था, 10:30 के बाद 11, 12, 1 बजे, और पूरे देश के अंदर इसका जजमेंट, तो कहीं एक तो कोई खुशी की लहर दिए जलते हमें नजर नहीं आए, बहुसंख्यक वर्ग में भी नहीं, और मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात यह कि कहीं एक पत्थर उछलता हमें नजर नहीं आया कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने कहीं कोई जुलूस निकाला हो, विरोध किया हो, तोड़फोड़ किया हो, ऐसी कोई सूचना छोट मोट कहीं हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन जो आप जानते हैं मीडिया ने कहीं से कोई खबर नहीं, मैं वो भी नहीं, मैं फिर भी 1% लेकर के चल रहा हूं, मैं 1% लेके चल रहा हूं। नहीं, जज्बात उससे जुड़े हुए थे, दर्द था। सर मैं इस बात पे आ रहा हूं कि निश्चित रूप से जब एक जीतता है दूसरा हारता है तो दर्द है,
इसमें या तो वो हिंदू भुगतते दर्द को, या वो मुसलमानों ने भुगता है, हमारे भाइयों ने भुगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो दर्द भुगता है। लेकिन एक खुशी है, हम मुसलमानों का मौक़िफ़ इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से जरिए जानते हैं, मुसलमान इस बात से खुश है कि ये इतना बड़ा मसला जो मैं पूरी बात उसको मुसीबत कर दिया था, मैं सर वही बात कर रहा हूं, बढ़ने में बहुत दिक्कत पैदा असल में वो खत्म हुआ। मैं इसी बात में कर रहा हूं कि खत्म हुआ, उनको ये आगे बढ़ने दीजिए। उनको ये खुशी थी कि कम से कम अब ये चीज खत्म हुई, और कई लोगों का माइंडसेट ये बन चुका था कि भाई अब जो हो सो हो, अब इस मुद्दे से हमें बाहर निकलना है। 370 से तैयारी हो गई थी, उसके बाद जब ये हमारा 9 नवंबर का आया तो हमारे कई भाई, चाहे दिल दुखे चाहे कुछ हुआ, उन्होंने इसको स्वीकार किया। और कोई भी मौलाना 2-4 लोगों को छोड़ दें जो हमारे इस ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उनको अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा कहीं से कोई आवाज, इक्का दुक्का कहीं से आवाज आई। अब ये सोचते रहे, जबकि 6 दिन रह गए हैं शायद, जब ये 30 दिन पूरा होने में जब ये अपनी रिव्यू पिटीशन को डाल सकते हैं। अब ये कुल बुलाहट इनमें हो रही है, और ये धवन को इन्होंने बिल्कुल साइडलाइन इसलिए किया है कि उनके मन में ये है कि ये हिंदू व्यक्ति है, कहीं इसने हमारा केस अच्छी तरह प्रस्तुत ना किया हो, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन अब उसको हटा भी दिया है। इतने साल वो पूरी तैयारी इस केस की करते रहे। कहना चाह रहे हैं कि ये जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड की बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल ये साजिश है। एक हटाए, दूसरा तारीफ करे, ताकि बैलेंस बना रहे, एजाज साहब बीच में आ जाएं और वो इस केस को लेके आगे जाएं। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो निर्णय 5 जजों की बेंच ने दे चुके हैं, एक जज इनको देखेंगे इस पूरे केस को, लेकिन वो इसको होल्ड नहीं कर सकते। अगर ज्यादा से ज्यादा आगे होगा, हमारे वकील साहब यहां पर बैठे हुए हैं, फिर ये आगे 3 या 5 वकीलों जजों के सामने जाएगा केस। अगर मान लीजिए कोई चीज और चीजें इसमें खुलती हैं जिसकी की संभावनाएं कम है। बहुत सही बात कही जैन साहब आपने, डॉक्टर जैन ने बड़ी अच्छी बात कही कि इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग खबरों में बने रहना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने रिव्यू पिटीशन कुछ नहीं है, ये तो यह है कि ठेकेदारी और दुकानदारी कर रहे हैं। इस पर हम बात करने के लिए आ रहा हूं सर, एक छोटा सा वक्फा लूंगा, फिर मैं चंद्रा साहब से जानूंगा जो सीनियर वकील हैं कि रिव्यू पिटीशन अगर आती है जाती है तो कितने दिनों में इस पर जो है कोई बात होती है, कोर्ट इसको किस तरह से देखता है, ये भी क्या किसी मामले की तरह लंबी चलती। बहुत सारी चीजों को हम इस प्लेटफॉर्म से आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। रिव्यू पिटीशन करके कहीं सोशल मीडिया पर जो बवाल बन जाता है तो एक तबका भी अजीब सी हालत में हो जाता है और दूसरा तबका भी अपने आप में बरहम हो जाता है। तो समझना बहुत जरूरी है कि दरअसल है क्या, कानूनी एक प्रक्रिया है, सबका आईनी हक है, उस पर हमारा वैसे कोई सवाल नहीं है।